नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय की बात करेंगे जो हमारे देश के संविधान की आत्मा है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये नाम सुनकर आपको लग रहा होगा कि ये शायद कोई मुश्किल विषय होगा, लेकिन यकीन मानिए, इसका मतलब और महत्व बहुत ही दिलचस्प और प्रेरणादायक है। सोचिए कि हमारे संविधान निर्माताओं ने ऐसा देश बनाने का सपना देखा था जहां हर इंसान के पास जीने का हक हो, जहां कोई भेदभाव न हो, हर किसी को समान अवसर मिले और एक आदर्श समाज हो। यही सपना हमारे नीति निर्देशक तत्वों के रूप में संविधान में उतारा गया है। ये वो निर्देश हैं जो हमारे देश की सरकार के लिए मार्गदर्शक का काम करते हैं, और इन्हीं से हमारे संविधान की वो खूबसूरती झलकती है जो हर नागरिक के कल्याण की बात करती है। लेकिन यहां एक खास बात है। ये तत्व किसी कानून की तरह मजबूरी नहीं है, यानी सरकार पर इनका पालन करना कानूनी तौर पर बाध्य नहीं है। फिर भी ये एक नैतिक जिम्मेदारी जरूर है। ये तत्व हमें याद दिलाते हैं कि देश का असली विकास तभी संभव है जब हर नागरिक को समान अवसर मिले, हर व्यक्ति का सम्मान हो और समाज में न्याय की स्थापना हो। तो दोस्तों, इस अध्याय में हम एक एक करके इन नीति निर्देशक तत्वों को समझेंगे, उनका महत्व, उनके पीछे की सोच और वे कैसे हमारे समाज और हमारी सरकार को दिशा देते हैं। यह एक ऐसा सफर है जो न सिर्फ संविधान को बेहतर समझने में मदद करेगा, बल्कि आपको उस भारत के करीब लाएगा जिसका सपना हमारे पूर्वजों ने देखा था। तो आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमारे समाज के लिए क्यों इतने आवश्यक हैं। नीति निर्देशक तत्वों की सबसे खास बात यह है कि ये सिर्फ शब्दों का समूह नहीं है, बल्कि ये एक सपना है हमारे देश के संविधान निर्माताओं का। ये ऐसी बातें हैं जिन्हें उन्होंने सोचा, माना और जिन्हें वो हमारे देश की सरकार से लागू होते देखना चाहते थे। लेकिन मजेदार बात यह है कि ये तत्व कानून की तरह बाध्यकारी नहीं है, यानी सरकार पर कोई कानूनी दबाव नहीं है कि वो इनका पालन करे। आप सोच रहे होंगे, फिर ये बनाए ही क्यों गए? तो समझिए, ये एक प्रेरणा है, एक गाइडलाइन की तरह है। इनका मकसद है सरकार को ये याद दिलाना कि उनका असली काम क्या है। देश को एक कल्याणकारी राज्य में बदलना, जहां हर नागरिक के पास बुनियादी सुविधाएं हों। इन तत्वों में कई आदर्श समाहित हैं, जैसे कि आर्थिक और सामाजिक समानता, शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, महिलाओं और बच्चों के कल्याण का ध्यान रखना। ये सब बातें ये सुनिश्चित करने के लिए हैं कि हमारे देश में हर इंसान को गरिमा के साथ जीने का अवसर मिले। तो समझ लीजिए कि नीति निर्देशक तत्व हमारे संविधान में एक आदर्श समाज की परिकल्पना को साकार करने के लिए रखे गए हैं। यह एक तरह से सरकार के लिए नैतिक जिम्मेदारी है, ताकि वे अपने फैसलों में इन सिद्धांतों का ध्यान रखें और समाज में समानता और न्याय का माहौल बना सकें। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। यह नाम सुनने में बड़ा गंभीर लगता है ना? है ना? लेकिन इसका मतलब बहुत ही साधारण और महत्वपूर्ण है। ये हमारे संविधान के उस हिस्से में आते हैं जहां हमारे देश के लिए एक सपना बुना गया है, एक ऐसे भारत का सपना जहां हर इंसान के पास जीने का हर बुनियादी साधन हो। इन्हें समझने के लिए सोचिए कि हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने हमें कुछ ऐसे दिशा निर्देश दिए हैं जिनका पालन सरकार को करना चाहिए। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये दिशा निर्देश कानून की तरह बाध्यकारी नहीं है, यानी कि अगर सरकार इन्हें लागू नहीं करती तो हम इसे अदालत में चुनौती नहीं दे सकते। फिर भी ये इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं? क्योंकि इनका मकसद है एक आदर्श समाज बनाना, एक ऐसा समाज जहां हर इंसान को समान अवसर मिले, जहां किसी के साथ किसी भी कारण से भेदभाव न हो, चाहे वो आर्थिक समानता हो, शिक्षा का अधिकार हो, स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता हो। इन निर्देशों का लक्ष्य है कि हर व्यक्ति को सम्मान से जीने का अवसर मिले। अब सोचिए, अगर सरकार इन निर्देशों का पालन करती है तो हमारा समाज कैसा होगा? यही विचार हमारे संविधान में इन नीति निर्देशक तत्वों के रूप में डाले गए। विशेषताएं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमारे संविधान का ऐसा हिस्सा हैं जो सीधे तौर पर जनता के जीवन को सुधारने और एक समानता पर आधारित समाज की रचना करने की बात करता है। हालांकि ये कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, फिर भी इनका हमारे समाज और सरकार के लिए एक गहरा महत्व है। पहली बात, ये तत्व यह सुनिश्चित करते हैं कि देश की सरकार का उद्देश्य सिर्फ सत्ता चलाना नहीं,
बल्कि समाज में न्याय, समानता और स्वतंत्रता को बढ़ावा देना है। ये एक ऐसे कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना करते हैं जहां हर नागरिक को उसके मूलभूत अधिकार और जरूरतें पूरी होती हों। दूसरी बात, इन नीति निर्देशक तत्वों को ऐसा रूप दिया गया है कि वे समाज में एक संतुलन बना सकें। उदाहरण के लिए, कुछ तत्व समाजवादी दृष्टिकोण को दर्शाते हैं, जैसे आर्थिक समानता, सभी के लिए रोजगार के अवसर और प्राकृतिक संसाधनों का उचित वितरण। वहीं कुछ तत्व गांधीवादी विचारधारा पर आधारित हैं, जो गांवों के विकास, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा और पर्यावरण संरक्षण की बात करते हैं। तीसरी बात, ये नीति निर्देशक तत्व एक आदर्श समाज की संरचना का सपना दिखाते हैं। ये हमें एक ऐसा भारत बनाने का संदेश देते हैं जहां कोई भूखा न सोए, जहां शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं हर व्यक्ति तक पहुंचें और जहां स्त्री पुरुष समानता हो। ये तत्व सरकार को प्रेरित करते हैं कि वे अपनी नीतियों में इस सामाजिक न्याय के सिद्धांत को शामिल करें। आखिरी और महत्वपूर्ण बात यह है कि इन तत्वों का कानूनी प्रवर्तन तो नहीं है, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 37 में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ये तत्व मौलिक हैं और राज्य को इन्हें ध्यान में रखते हुए नीतियां बनानी चाहिए। यानी कि ये एक मार्गदर्शक सिद्धांत की तरह हैं, जो सरकार को याद दिलाते हैं कि उनका असली काम क्या है। अब बात करते हैं नीति निर्देशक तत्वों के वर्गीकरण की। संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को 3 मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है: समाजवादी, गांधीवादी और उदारवादी, मानवतावादी तत्व। इन तीनों श्रेणियों में अलग अलग प्रकार के तत्व शामिल हैं, जो हमारे समाज को बेहतर बनाने के उद्देश्य से संविधान में रखे गए हैं। आइए इन श्रेणियों को एक एक करके समझते हैं। 1. समाजवादी तत्व। समाजवादी तत्व वे हैं जो समाज में समानता और सामाजिक आर्थिक न्याय की बात करते हैं। संविधान ने इन्हें उन मूल सिद्धांतों के रूप में स्थापित किया है जो समाज में आर्थिक असमानता को कम करने और वंचित वर्गों को सशक्त बनाने का काम करते हैं। इन तत्वों का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि देश में हर व्यक्ति को काम करने का अवसर मिले, उसकी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हों और आर्थिक विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचे। इन समाजवादी तत्वों में विशेष रूप से ध्यान दिया गया है कि जो लोग सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनके उत्थान के लिए राज्य विशेष कदम उठाए। उदाहरण, अनुच्छेद 39 में कहा गया है कि राज्य को ऐसी नीतियां बनानी चाहिए जो सभी नागरिकों के लिए पर्याप्त आजीविका के साधन उपलब्ध कराएं। इसके अलावा संपत्ति और संसाधनों का बंटवारा ऐसा होना चाहिए कि किसी एक वर्ग के हाथों में उसकी अधिकता न हो। 2. गांधीवादी तत्व। गांधीवादी तत्व महात्मा गांधी के विचारों और आदर्शों पर आधारित हैं। ये तत्व समाज में नैतिकता, आत्मनिर्भरता और पर्यावरण संरक्षण जैसे मुद्दों को बढ़ावा देते हैं। गांधी जी का मानना था कि भारत का असली विकास तभी संभव है जब गांवों का विकास हो और हर व्यक्ति आत्मनिर्भर बने। गांधीवादी तत्वों का जोर गांवों के उत्थान, कुटीर उद्योगों के विकास और शराब जैसे सामाजिक बुराइयों के उन्मूलन पर है। इस दृष्टिकोण में यह भी शामिल है कि राज्य को जनता के लिए स्वास्थ्य और स्वच्छता की बेहतर व्यवस्थाएं करनी चाहिए, ताकि हर व्यक्ति एक स्वस्थ जीवन जी सके। उदाहरण, अनुच्छेद 40 कहता है कि राज्य को पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना करनी चाहिए, जिससे गांवों का विकास हो और वहां के लोग अपने मुद्दे खुद हल कर सकें। इसी तरह अनुच्छेद 47 में राज्य को नशीले पदार्थों के उपयोग को रोकने का निर्देश दिया गया है। 3. उदारवादी मानवतावादी तत्व। उदारवादी मानवतावादी तत्वों का उद्देश्य नागरिकों को उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और मूलभूत अधिकारों की सुरक्षा देना है। ये तत्व मानव अधिकारों का आदर करने और हर व्यक्ति को गरिमा के साथ जीवन जीने का अवसर देने की बात करते हैं। इन तत्वों के तहत राज्य को यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है कि हर नागरिक को शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय मिले। यह नागरिकों को एक अच्छा जीवन जीने और अपनी क्षमता को पूरी तरह से विकसित करने का मौका देता है। उदाहरण, अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि राज्य को सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, लागू करने का प्रयास करना चाहिए। अनुच्छेद 48 भी इस श्रेणी में आता है, जो कृषि और पशुपालन के आधुनिक और वैज्ञानिक तरीकों को बढ़ावा देने की बात करता है। इस प्रकार नीति निर्देशक तत्वों को इन 3 श्रेणियों में बांटा गया है, ताकि सरकार को एक स्पष्ट दिशा मिल सके कि किस तरह से हमारे देश को एक आदर्श और न्यायपूर्ण समाज में बदलना है।
ये तीन श्रेणियां संविधान में उस दृष्टिकोण को प्रस्तुत करती हैं जिसे हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारे देश के भविष्य के लिए सोचा था। अब हम बात करेंगे समाजवादी तत्वों की और इसे विस्तार से समझेंगे कि ये तत्व कैसे हमारे संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनते हैं और हमारे समाज को किस दिशा में ले जाने का प्रयास करते हैं। समाजवादी तत्व, सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स। समाजवादी तत्व हमारे संविधान में एक समानता पर आधारित समाज की परिकल्पना को दर्शाते हैं। इन तत्वों का मुख्य उद्देश्य है कि समाज में मौजूद आर्थिक और सामाजिक असमानताओं को कम किया जाए और इस तरह का समाज बनाया जाए जिसमें हर व्यक्ति को सम्मान, गरिमा और अवसर प्राप्त हो। संविधान निर्माताओं ने इसे इस तरह से रखा कि ये सरकार को एक स्पष्ट दिशा देते हैं, एक ऐसा कल्याणकारी राज्य बनाने की दिशा जहां हर नागरिक के पास बेहतर जीवन के साधन हों। समाजवादी तत्वों का एक बड़ा लक्ष्य है कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को आजीविका का अवसर मिल सके। इसका मतलब यह नहीं कि केवल अमीर और सक्षम लोगों के पास ही संसाधनों पर अधिकार हो, बल्कि समाज के कमजोर और पिछड़े वर्गों को भी समान अवसर मिले। इसका उद्देश्य इस तरह से संसाधनों का पुनर्वितरण करना है कि किसी एक वर्ग के पास उनकी अत्यधिक मात्रा न हो और अन्य लोग संसाधनों के अभाव में न रहें। संविधान में समाजवादी तत्वों का विवरण। समाजवादी तत्व संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों में विस्तृत रूप से उल्लिखित हैं। आइए इन अनुच्छेदों को विस्तार से समझते हैं। अनुच्छेद 28 का यह प्रावधान करता है कि राज्य को इस तरह की नीतियां बनानी चाहिए जिससे नागरिकों के लिए पर्याप्त आजीविका का साधन उपलब्ध हो सके। इसका मतलब है कि कोई भी नागरिक बेरोजगारी या गरीबी की वजह से अपने जीवन में मुश्किलों का सामना न करे। यह एक ऐसे समाज की नींव रखता है जिसमें रोजगार और आजीविका हर किसी के लिए उपलब्ध हो। अनुच्छेद 29 ख इसके अनुसार राज्य को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि संसाधनों का वितरण ऐसा हो जिससे उनकी एक समानता बनी रहे। यहां खास तौर पर यह ध्यान रखा गया है कि किसी एक वर्ग के पास बहुत अधिक संपत्ति और संसाधनों का नियंत्रण न हो और किसी अन्य वर्ग के पास उनका अभाव न हो। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार को ऐसे नियम और कानून बनाने चाहिए जो आर्थिक संसाधनों के बेहतर वितरण को बढ़ावा दें। अनुच्छेद 29 ग इसमें कहा गया है कि राज्य को ऐसी नीतियों का पालन करना चाहिए जो आर्थिक शक्ति के संचय को रोक सकें। इसका अर्थ है कि आर्थिक संसाधनों और साधनों का बंटवारा इस तरह से हो कि वे किसी एक वर्ग या व्यक्ति तक सीमित न रहें, बल्कि समाज के हर वर्ग को इसका लाभ मिले। सामाजिक समानता का महत्व। समाजवादी तत्व एक ऐसा सामाजिक वातावरण बनाने का प्रयास करते हैं जिसमें सभी को बराबरी का दर्जा प्राप्त हो। इसका मतलब है कि राज्य को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएं मिलें। अनुच्छेद 41 में भी समाजवादी दृष्टिकोण का उल्लेख है, जिसमें राज्य को यह निर्देशित किया गया है कि वह शिक्षा, रोजगार और जन कल्याण को बढ़ावा देने वाले प्रावधानों को सुनिश्चित करे। इसे राज्य की जिम्मेदारी माना गया है कि वह अपने नागरिकों को उनकी आवश्यकता के अनुसार सहायता प्रदान करे, चाहे वह रोजगार के क्षेत्र में हो या शिक्षा के क्षेत्र में। अनुच्छेद 42 का उद्देश्य है कि कामकाजी लोगों को ऐसे कामकाज के माहौल मिले जो स्वस्थ और सुरक्षित हो और महिलाओं के लिए विशेष रूप से मातृत्व से संबंधित सहायता मिले। इससे स्पष्ट होता है कि समाजवादी तत्व न सिर्फ रोजगार के अवसरों की बात करते हैं, बल्कि कार्यक्षेत्र में सुरक्षा और सुविधाओं की भी मांग करते हैं। अनुच्छेद 43 में कहा गया है कि राज्य को इस बात का प्रयास करना चाहिए कि हर कामकाजी व्यक्ति को उचित वेतन मिले और वह अपने और अपने परिवार का सम्मानपूर्वक पालन पोषण कर सके। यह एक समाजवादी सोच को दर्शाता है कि प्रत्येक कामकाजी व्यक्ति के पास सम्मानपूर्ण जीवन जीने के लिए पर्याप्त साधन हो। एक संक्षिप्त नजरिया। समाजवादी तत्व इस बात पर जोर देते हैं कि समाज का हर व्यक्ति बराबरी से विकास के अवसर पा सके। ये तत्व एक ऐसे समाज की कल्पना करते हैं जहां किसी एक वर्ग या समुदाय का प्रभुत्व न हो, बल्कि सभी लोगों को समान अवसर और अधिकार मिले। ये तत्व सरकार को प्रेरित करते हैं कि वह सामाजिक और आर्थिक न्याय के सिद्धांतों को अपने नीतिगत निर्णयों में शामिल करे। इन तत्वों की सहायता से हमारा संविधान सरकार को यह दिशा देता है। आप सुन रहे हैं ई ऑडियो FM, ज्ञान का नया ठिकाना। हमारे साथ बने रहें।
कि वह एक ऐसे कल्याणकारी राज्य की रचना करे जो समाज के हर व्यक्ति को सुरक्षा, सम्मान और समान अवसर प्रदान कर सके। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गांधीवादी तत्वों की। ये तत्व भारतीय समाज में नैतिकता, सादगी और स्वावलंबन की नींव रखते हैं। हमारे संविधान में ये तत्व महात्मा गांधी के आदर्शों और उनके विचारों से प्रेरित हैं। गांधी जी का मानना था कि एक मजबूत भारत तभी बन सकता है जब गांव और आम जनता खुशहाल और आत्मनिर्भर हो। गांधीवादी तत्वों का उद्देश्य। इन तत्वों का असली उद्देश्य यह है कि समाज में नैतिकता और आत्मनिर्भरता का माहौल बने। गांधीवादी तत्व सीधे सीधे जनता के जीवन से जुड़े हुए हैं। इन्हें हमारे संविधान में इसीलिए जोड़ा गया ताकि भारत एक ऐसा समाज बने जहां हर व्यक्ति अपने दम पर आत्मनिर्भर हो सके और ग्रामीण इलाकों का विकास हो सके। गांधीवादी दृष्टिकोण में यह भी था कि समाज में व्याप्त बुराइयों का नाश हो, शराब जैसी बुराइयों से दूरी बनाई जाए और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण हो ताकि हर नागरिक को एक साफ और सुरक्षित माहौल मिल सके। संविधान में गांधीवादी तत्वों का विवरण। गांधीवादी तत्व संविधान के कई अनुच्छेदों में व्यक्त किए गए हैं। आइए इन्हें समझते हैं। अनुच्छेद 40। यह अनुच्छेद पंचायती राज को बढ़ावा देने की बात करता है। गांधी जी का सपना था कि भारत के गांव खुद में मजबूत हों और हर गांव की अपनी पंचायत हो, जहां गांव के लोग मिलकर अपने मुद्दे सुलझा सकें। इस अनुच्छेद के तहत राज्य को निर्देश दिया गया है कि वह गांवों में पंचायतों की स्थापना करे, जिससे हर गांव में लोगों को एक सशक्त स्थानीय निकाय मिल सके। यह पंचायतें स्थानीय विकास और निर्णय लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जो गांधीवादी आत्मनिर्भरता के सिद्धांत का प्रतीक है। अनुच्छेद 43। यह अनुच्छेद राज्य को इस बात की सलाह देता है कि वह कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करे, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। गांधी जी का मानना था कि छोटे छोटे कुटीर उद्योग गांव के लोगों को रोजगार दे सकते हैं और उन्हें बड़े शहरों में पलायन करने से बचा सकते हैं। ये कुटीर उद्योग ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाते हैं और देश में संतुलित विकास को बढ़ावा देते हैं। इस तरह के उद्योगों से ग्रामीण लोगों को आर्थिक स्थिरता मिलती है और वे अपने गांव में ही आजीविका कमा सकते हैं। अनुच्छेद 43। इसमें राज्य को निर्देश दिया गया है कि वह सार्वजनिक स्वास्थ्य और पोषण स्तर को बढ़ावा दे। गांधी जी ने हमेशा स्वस्थ समाज की वकालत की थी और इस अनुच्छेद में यह स्पष्ट रूप से झलकता है। इसके साथ ही राज्य को यह भी कहा गया है कि वह नशीले पदार्थों जैसे शराब, तंबाकू आदि के उपयोग को हतोत्साहित करे। इसका उद्देश्य यह है कि समाज में नशीले पदार्थों का दुष्प्रभाव न फैले और लोग स्वस्थ और संतुलित जीवन जी सकें। अनुच्छेद 48। यह अनुच्छेद कृषि और पशुपालन के उन्नति की बात करता है। गांधी जी ने कृषि को भारतीय समाज की रीढ़ माना था और इस अनुच्छेद के माध्यम से राज्य को निर्देशित किया गया है कि वह पशुओं की रक्षा करे और कृषि को आधुनिक और वैज्ञानिक तरीकों से मजबूत बनाए। यह न केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुधारने में सहायक है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण के विचार को भी बढ़ावा देता है। गांधीवादी तत्वों का महत्व। गांधीवादी तत्व हमारे समाज में नैतिकता, स्वच्छता और आत्मनिर्भरता को स्थापित करते हैं। ये तत्व राज्य को याद दिलाते हैं कि उसका काम केवल कानून बनाना नहीं है, बल्कि समाज में एक सशक्त नैतिक आधार बनाना भी है। इन तत्वों के जरिए हम एक ऐसे समाज की कल्पना कर सकते हैं जहां ग्रामीण इलाकों का विकास हो, जहां हर नागरिक को स्वच्छ वातावरण मिले और जहां समाज बुरी आदतों से मुक्त रहे। गांधीवादी तत्व हमें एक ऐसे भारत की तरफ ले जाते हैं जहां शहर और गांव का संतुलित विकास हो। ये तत्व सिखाते हैं कि विकास का मतलब केवल भौतिक साधनों का विस्तार नहीं, बल्कि लोगों के जीवन में खुशहाली और स्थिरता लाना भी है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गांधीवादी तत्वों की। ये तत्व भारतीय समाज में नैतिकता, सादगी और स्वावलंबन की नींव रखते हैं। हमारे संविधान में ये तत्व महात्मा गांधी के आदर्शों और उनके विचारों से प्रेरित हैं। गांधी जी का मानना था कि एक मजबूत भारत तभी बन सकता है जब गांव और आम जनता खुशहाल और आत्मनिर्भर हो। गांधीवादी तत्वों का उद्देश्य। इन तत्वों का असली उद्देश्य यह है कि समाज में नैतिकता और आत्मनिर्भरता का माहौल बने। गांधीवादी तत्व सीधे सीधे जनता के जीवन से जुड़े हुए हैं। इन्हें हमारे संविधान में इसीलिए जोड़ा गया ताकि भारत एक ऐसा समाज बने
जहां हर व्यक्ति अपने दम पर आत्मनिर्भर हो सके और ग्रामीण इलाकों का विकास हो सके। गांधीवादी दृष्टिकोण में यह भी था कि समाज में व्याप्त बुराइयों का नाश हो, शराब जैसी बुराइयों से दूरी बनाई जाए और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण हो, ताकि हर नागरिक को एक साफ और सुरक्षित माहौल मिल सके। संविधान में गांधीवादी तत्वों का विवरण। गांधीवादी तत्व संविधान के कई अनुच्छेदों में व्यक्त किए गए हैं। आइए इन्हें समझते हैं। अनुच्छेद 40। यह अनुच्छेद पंचायती राज को बढ़ावा देने की बात करता है। गांधी जी का सपना था कि भारत के गांव खुद में मजबूत हों और हर गांव की अपनी पंचायत हो, जहां गांव के लोग मिलकर अपने मुद्दे सुलझा सकें। इस अनुच्छेद के तहत राज्य को निर्देश दिया गया है कि वह गांवों में पंचायतों की स्थापना करे, जिससे हर गांव में लोगों को एक सशक्त स्थानीय निकाय मिल सके। यह पंचायतें स्थानीय विकास और निर्णय लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जो गांधीवादी आत्मनिर्भरता के सिद्धांत का प्रतीक है। अनुच्छेद 43। यह अनुच्छेद राज्य को इस बात की सलाह देता है कि वह कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करे, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। गांधी जी का मानना था कि छोटे छोटे कुटीर उद्योग गांव के लोगों को रोजगार दे सकते हैं और उन्हें बड़े शहरों में पलायन करने से बचा सकते हैं। ये कुटीर उद्योग ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाते हैं और देश में संतुलित विकास को बढ़ावा देते हैं। इस तरह के उद्योगों से ग्रामीण लोगों को आर्थिक स्थिरता मिलती है और वे अपने गांव में ही आजीविका कमा सकते हैं। अनुच्छेद 43। इसमें राज्य को निर्देश दिया गया है कि वह सार्वजनिक स्वास्थ्य और पोषण स्तर को बढ़ावा दे। गांधी जी ने हमेशा स्वस्थ समाज की वकालत की थी और इस अनुच्छेद में यह स्पष्ट रूप से झलकता है। इसके साथ ही राज्य को यह भी कहा गया है कि वह नशीले पदार्थों जैसे शराब, तंबाकू आदि के उपयोग को हतोत्साहित करे। इसका उद्देश्य यह है कि समाज में नशीले पदार्थों का दुष्प्रभाव न फैले और लोग स्वस्थ और संतुलित जीवन जी सकें। अनुच्छेद 48। यह अनुच्छेद कृषि और पशुपालन के उन्नति की बात करता है। गांधी जी ने कृषि को भारतीय समाज की रीढ़ माना था और इस अनुच्छेद के माध्यम से राज्य को निर्देशित किया गया है कि वह पशुओं की रक्षा करे और कृषि को आधुनिक और वैज्ञानिक तरीकों से मजबूत बनाए। यह न केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुधारने में सहायक है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण के विचार को भी बढ़ावा देता है। गांधीवादी तत्वों का महत्व। गांधीवादी तत्व हमारे समाज में नैतिकता, स्वच्छता और आत्मनिर्भरता को स्थापित करते हैं। ये तत्व राज्य को याद दिलाते हैं कि उसका काम केवल कानून बनाना नहीं है, बल्कि समाज में एक सशक्त नैतिक आधार बनाना भी है। इन तत्वों के जरिए हम एक ऐसे समाज की कल्पना कर सकते हैं जहां ग्रामीण इलाकों का विकास हो, जहां हर नागरिक को स्वच्छ वातावरण मिले और जहां समाज बुरी आदतों से मुक्त रहे। गांधीवादी तत्व हमें एक ऐसे भारत की तरफ ले जाते हैं जहां शहर और गांव का संतुलित विकास हो। ये तत्व सिखाते हैं कि विकास का मतलब केवल भौतिक साधनों का विस्तार नहीं, बल्कि लोगों के जीवन में खुशहाली और स्थिरता लाना भी है। अब हम बात करेंगे उदारवादी मानवतावादी तत्वों की। ये तत्व हमारे संविधान में उन विचारों को दर्शाते हैं जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सामाजिक समानता और मानवता के मूल सिद्धांतों पर आधारित हैं। इन तत्वों का उद्देश्य है कि हर व्यक्ति को बुनियादी अधिकारों, न्याय और समानता के साथ जीवन जीने का अवसर मिले। उदारवादी मानवतावादी तत्वों का उद्देश्य। उदारवादी मानवतावादी तत्वों का मुख्य लक्ष्य है कि समाज में हर व्यक्ति को, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म, लिंग या समुदाय का हो, बराबरी का अधिकार प्राप्त हो। इन तत्वों में व्यक्तिगत स्वतंत्रता, न्याय और सामाजिक सुधार का आदर्श झलकता है। इनके माध्यम से संविधान यह सुनिश्चित करता है कि सरकार समाज में हर किसी के लिए उचित अवसर और समानता प्रदान करे और हर नागरिक का जीवन सुरक्षित और गरिमापूर्ण हो। संविधान में उदारवादी मानवतावादी तत्वों का विवरण। आइए इन तत्वों के मुख्य अनुच्छेदों को समझते हैं। अनुच्छेद 44। यह अनुच्छेद समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड को बढ़ावा देने की बात करता है। इसका उद्देश्य है कि देश में सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून लागू हो, चाहे वे किसी भी धर्म या समुदाय के हों। इससे समाज में धार्मिक आधार पर होने वाले भेदभाव को कम किया जा सकता है और समानता को बढ़ावा दिया जा सकता है। हालांकि यह आज भी एक विचार विमर्श का मुद्दा है, लेकिन इसके पीछे की भावना है कि सभी नागरिक समान अधिकार और कर्तव्यों का पालन करें। अनुच्छेद 45।
इसमें कहा गया है कि राज्य 6 साल तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध करे। यह मानवीयता का प्रतीक है, क्योंकि यह शिक्षा के अधिकार को हर बच्चे तक पहुंचाने का वादा करता है। इससे समाज में समानता की नींव रखी जा सकती है और एक साक्षर और आत्मनिर्भर समाज का निर्माण किया जा सकता है। अनुच्छेद 44। यह अनुच्छेद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों की रक्षा करने की बात करता है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि इन वर्गों के विकास के लिए विशेष प्रयास किए जाएं ताकि समाज में असमानता को कम किया जा सके और सभी को समान अवसर मिलें। यह हमारे समाज को अधिक न्यायपूर्ण और संतुलित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अनुच्छेद 47। यह अनुच्छेद स्वास्थ्य और पोषण को लेकर राज्य की जिम्मेदारी को दर्शाता है। इसमें राज्य को यह निर्देश दिया गया है कि वह लोगों के स्वास्थ्य और पोषण के स्तर में सुधार लाए ताकि हर नागरिक को एक स्वस्थ और सुखद जीवन जीने का अवसर मिल सके। उदारवादी मानवतावादी तत्वों का महत्व। उदारवादी मानवतावादी तत्व यह सुनिश्चित करते हैं कि हमारा समाज केवल आर्थिक या तकनीकी विकास तक सीमित न रहे, बल्कि एक ऐसा समाज बने जिसमें हर व्यक्ति को गरिमा, स्वतंत्रता और समानता के साथ जीने का अधिकार मिले। इन तत्वों का उद्देश्य यह भी है कि समाज में हर वर्ग, विशेषकर कमजोर और वंचित वर्ग, को आगे बढ़ने और समाज की मुख्यधारा में शामिल होने का मौका मिले। ये तत्व राज्य को यह दिशा देते हैं कि वह शिक्षा, स्वास्थ्य और मानवाधिकारों के मुद्दों पर काम करे ताकि सभी नागरिकों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार सम्मान और सुविधाएं मिलें। ये तत्व हमारे समाज को एक मानवीय दृष्टिकोण से देखते हैं, जहां न केवल आर्थिक समृद्धि बल्कि सामाजिक सुधार और कल्याण को भी महत्व दिया गया है। उदारवादी मानवतावादी तत्व एक ऐसे समाज का निर्माण करने का सपना देखते हैं जहां हर व्यक्ति को समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार मिले और समाज में कोई भी व्यक्ति वंचित न रहे। अब हम चर्चा करेंगे नए निर्देशक तत्वों की। ये तत्व भारतीय संविधान में बाद में जोड़े गए ताकि समाज के बदलते स्वरूप और आवश्यकताओं के साथ संविधान को प्रासंगिक बनाए रखा जा सके। जैसे जैसे भारत ने प्रगति की, नए सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय मुद्दे सामने आए और उन्हें संबोधित करने के लिए नए निर्देशक तत्वों को जोड़ा गया। ये तत्व सामाजिक कल्याण, न्याय और पर्यावरणीय संतुलन पर जोर देते हैं और राज्य को दिशा देते हैं कि वह इन्हें कैसे सुनिश्चित कर सकता है। नए निर्देशक तत्वों का उद्देश्य। नए निर्देशक तत्वों का प्रमुख उद्देश्य है कि समाज में होने वाले आधुनिक बदलावों के अनुरूप राज्य नीतियां बनाए और लागू करे। इन तत्वों में मुख्यतः पर्यावरण सुरक्षा, बाल कल्याण, सांस्कृतिक संरक्षण और शिक्षा का विस्तार शामिल है। ये तत्व इस बात पर जोर देते हैं कि एक सशक्त और सुसंगठित समाज के निर्माण के लिए सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक मुद्दों को समान रूप से प्राथमिकता दी जानी चाहिए। संविधान में नए निर्देशक तत्वों का विवरण। आइए इन नए तत्वों के मुख्य अनुच्छेदों पर एक नजर डालते हैं। अनुच्छेद 28A। इस अनुच्छेद के माध्यम से राज्य को निर्देशित किया गया है कि वह पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार के लिए विशेष कदम उठाए। इसका उद्देश्य है कि हर व्यक्ति को एक स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण में जीवन जीने का अधिकार मिले। इसके तहत राज्य को वन संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण और जल संरक्षण जैसे मुद्दों पर काम करने के लिए प्रेरित किया गया है। यह अनुच्छेद पर्यावरण सुरक्षा के लिए राज्य की भूमिका को एक संवैधानिक दर्जा देता है। अनुच्छेद 29A। यह अनुच्छेद न्याय तक समान पहुंच का सिद्धांत प्रस्तुत करता है। इसके तहत राज्य को निर्देश दिया गया है कि वह निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करे ताकि समाज के कमजोर और गरीब वर्ग के लोग भी न्याय पा सकें। इसका उद्देश्य न्याय प्रणाली में समानता और निष्पक्षता को बढ़ावा देना है। इस अनुच्छेद के माध्यम से यह सुनिश्चित किया गया है कि कोई भी व्यक्ति केवल आर्थिक कठिनाइयों के कारण न्याय से वंचित न रह जाए। अनुच्छेद 51A। संविधान के 82वें संशोधन के बाद इसमें नागरिकों के मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। इसमें राज्य को यह दिशा दी गई है कि वह नागरिकों को अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक बनाए, जैसे पर्यावरण की रक्षा, राष्ट्र के प्रति प्रेम और भाईचारे का प्रचार। यह अनुच्छेद भारतीय नागरिकों के जिम्मेदार व्यवहार और राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। नए निर्देशक तत्वों का महत्व। नए निर्देशक तत्व
हमारे संविधान में आधुनिकता और प्रगति का प्रतीक हैं। ये तत्व बदलते समय के अनुसार संविधान को अद्यतन रखने में सहायक हैं। इनमें पर्यावरण संरक्षण, बाल अधिकारों और न्याय तक पहुंच जैसे मुद्दों को शामिल कर समाज में समग्र विकास का मार्ग प्रशस्त किया गया है। नए तत्व इस बात की ओर इशारा करते हैं कि राज्य को केवल कानूनों और व्यवस्थाओं पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि लोगों के जीवन की गुणवत्ता को भी बेहतर बनाने के प्रयास करने चाहिए। नए निर्देशक तत्व यह सुनिश्चित करते हैं कि भारत का संविधान एक प्रगतिशील और जीवंत दस्तावेज बना रहे, जो समय के साथ लोगों की नई आवश्यकताओं और चुनौतियों का समाधान कर सके। ये तत्व यह भी संकेत देते हैं कि संविधान का लक्ष्य केवल समाज की संरचना करना नहीं है, बल्कि उसमें सुधार और परिष्करण के निरंतर अवसर उपलब्ध कराना भी है। अब हम निर्देशक तत्वों के पीछे की संतुष्टि पर चर्चा करेंगे। जब भारतीय संविधान के निर्माता इन तत्वों को संविधान में जोड़ रहे थे, तब उनके पीछे कई प्रकार की प्रेरणाएं और उद्देश्यों का मिश्रण था। निर्देशक तत्वों की स्थापना का मकसद यह था कि भारत एक ऐसा कल्याणकारी राज्य बने जहां प्रत्येक नागरिक को न केवल अधिकार मिले, बल्कि राज्य से कुछ विशेष सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा की उम्मीद भी हो। निर्देशक तत्वों के पीछे का उद्देश्य। निर्देशक तत्वों का प्रमुख उद्देश्य यह था कि सरकार केवल शासन न करे, बल्कि समाज को एक सशक्त और स्वस्थ दिशा प्रदान करे। इसका मतलब है कि राज्य को समाज में ऐसी परिस्थितियां तैयार करनी चाहिए जहां हर व्यक्ति अपनी गरिमा के साथ जी सके। संविधान निर्माताओं का मानना था कि अधिकार और कर्तव्य दोनों समाज को संतुलित रूप से आगे बढ़ाते हैं। जहां अधिकार नागरिकों के व्यक्तिगत सुरक्षा और विकास के लिए आवश्यक हैं, वहीं निर्देशक तत्व समाज के सामूहिक कल्याण के लिए आवश्यक होते हैं। ये तत्व राज्य को यह दिशा देते हैं कि वह समाज के सभी वर्गों के हितों को देखते हुए नीतियां बनाए और कार्य करे। आप सुन रहे हैं ई ऑडियो FM, ज्ञान का नया ठिकाना। हमारे साथ बने रहें। निर्देशक तत्वों की नींव में सामाजिक और ऐतिहासिक प्रभाव। निर्देशक तत्वों की संकल्पना केवल संविधान निर्माताओं की सोच का परिणाम नहीं थी, बल्कि इसमें ऐतिहासिक और वैश्विक विचारधाराएं भी शामिल थीं। जैसे कि गांधीवादी विचारधारा। महात्मा गांधी का मानना था कि भारत का विकास तब तक अधूरा है जब तक गांव, गरीब और मजदूर समाज में पीछे नहीं रह जाते। उनके सामाजिक उत्थान की परिकल्पना में स्वराज, ग्राम विकास और समानता के सिद्धांत शामिल थे। इसी कारण संविधान में गांधीवादी तत्व शामिल किए गए, जो समाज के सभी वर्गों की भलाई की बात करते हैं। समाजवाद का प्रभाव। संविधान निर्माण के समय समाजवाद की लहर भी प्रबल थी, और उस समय रूस तथा कई अन्य देशों में समाजवादी नीतियों का प्रभाव देखा जा रहा था। भारत में समाजवाद का लक्ष्य समाज के कमजोर वर्गों के आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक विकास की दिशा में था। निर्देशक तत्वों में कई ऐसे प्रावधान हैं जो इस समाजवादी सोच को ध्यान में रखते हुए जोड़े गए, ताकि देश में आर्थिक असमानता को कम किया जा सके। आधुनिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण। निर्देशक तत्वों में इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि भारत एक आधुनिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़े। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता जैसी आवश्यकताएं शामिल की गईं, ताकि एक सशक्त समाज का निर्माण किया जा सके। निर्देशक तत्वों के पीछे संतोष की भावना। इन तत्वों के माध्यम से संविधान निर्माताओं ने यह सुनिश्चित किया कि भारत का संविधान केवल कानूनों का संकलन न हो, बल्कि उसमें समाज को सुधारने और संवारने का भी सपना समाहित हो। इन तत्वों के माध्यम से हमारे संविधान निर्माताओं ने एक ऐसी व्यवस्था स्थापित की जहां सभी लोग गरिमा के साथ रह सकें, उनकी आवश्यकताएं पूरी हों और उन्हें समाज में समानता का अनुभव हो। निर्देशक तत्व यह याद दिलाते हैं कि संविधान का उद्देश्य केवल न्यायिक व्यवस्था बनाना नहीं है, बल्कि नागरिकों के समग्र विकास को प्रोत्साहित करना भी है। एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का सपना और सामाजिक आर्थिक समानता की दिशा में कार्य करना निर्देशक तत्वों के मूल उद्देश्य थे। इन तत्वों से संविधान निर्माताओं ने यह अपेक्षा की कि राज्य समाज में अधिक से अधिक कल्याणकारी कार्य करेगा, और यही संवैधानिक भावना भारत के समाज को प्रगतिशील और न्यायपूर्ण बनाए रखेगी। अब हम निर्देशक तत्वों की आलोचना पर चर्चा करेंगे। हालांकि निर्देशक तत्वों का उद्देश्य समाज में समता, न्याय और कल्याण को बढ़ावा देना है, लेकिन कई विद्वानों और विश्लेषकों ने इन तत्वों की प्रभावशीलता और व्यवहारिकता पर सवाल उठाए हैं। आलोचना का मुख्य कारण यह है कि ये तत्व कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं हैं, जिससे इनके कार्यान्वयन में बाधाएं उत्पन्न होती हैं। आइए
इन आलोचनाओं को विस्तार से समझें। निर्देशक तत्वों की प्रमुख आलोचनाएं। एथ, कानूनी बाध्यता का अभाव। सबसे बड़ी आलोचना यह है कि निर्देशक तत्वों को संविधान में एक सलाह के रूप में शामिल किया गया है और इनका पालन राज्य पर कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है। इसका मतलब यह है कि यदि सरकार इन तत्वों का पालन नहीं करती है तो उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। इसके विपरीत, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर व्यक्ति सीधे न्यायालय का रुख कर सकता है। यह स्थिति निर्देशक तत्वों के प्रभाव को कमजोर बनाती है। 2. प्राथमिकता की समस्या। संविधान में मौलिक अधिकार और निर्देशक तत्व दोनों ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं, लेकिन कई बार इनके बीच संघर्ष उत्पन्न होता है। उदाहरण के लिए, मौलिक अधिकार व्यक्ति के व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सुरक्षा की बात करते हैं, जबकि निर्देशक तत्व समाज के व्यापक हित के लिए कुछ प्रतिबंध लगाने की बात करते हैं। इस प्रकार के टकराव में अक्सर न्यायालय मौलिक अधिकारों को प्राथमिकता देता है, जिससे निर्देशक तत्व गौण हो जाते हैं। 3. सरकारी प्राथमिकताओं पर निर्भरता। निर्देशक तत्वों का कार्यान्वयन पूरी तरह से सरकार की इच्छाशक्ति और प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है। यदि सरकार कल्याणकारी नीतियों की तरफ झुकाव नहीं रखती, तो इन तत्वों को नजरअंदाज किया जा सकता है। इसके कारण राज्य अपनी पसंद के अनुसार केवल उन तत्वों पर काम कर सकता है जो उसे राजनीतिक रूप से लाभकारी लगते हैं, जिससे समाज के व्यापक कल्याण का उद्देश्य अधूरा रह सकता है। 4. वित्तीय सीमाएं। कई बार सरकार के पास आर्थिक संसाधनों की कमी होती है, जिसके कारण वह इन तत्वों को कार्यान्वित नहीं कर पाती। उदाहरण के लिए, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण के क्षेत्रों में बहुत अधिक निवेश की आवश्यकता होती है, जो कि कई बार सरकार के लिए आर्थिक रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकता है। ऐसे में इन तत्वों के कार्यान्वयन के लिए उचित बजट का अभाव एक बड़ी बाधा बन सकता है। 5. व्यवहारिकता का अभाव। कुछ आलोचकों का मानना है कि निर्देशक तत्व आदर्शवादी दृष्टिकोण पर आधारित हैं और कई तत्व व्यवहारिक रूप से लागू करना कठिन है। उदाहरण के लिए, समान नागरिक संहिता जैसे तत्व आज भी विभिन्न सांस्कृतिक और धार्मिक विवादों का विषय हैं। यह दर्शाता है कि हर एक निर्देशक तत्व को लागू करना व्यावहारिक नहीं है, खासकर एक विविधतापूर्ण और बहुधार्मिक समाज में। निर्देशक तत्वों के उद्देश्य की अस्पष्टता। कई बार निर्देशक तत्वों की भाषा बहुत सामान्य होती है और उनका उद्देश्य स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं होता, जिससे राज्य के लिए इन्हें कार्यान्वित करना मुश्किल हो सकता है। उदाहरण के लिए, जनसंख्या नियंत्रण और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण जैसी नीतियां तो दी गई हैं, लेकिन इन नीतियों को वास्तविक रूप में कैसे लागू किया जाए, इस पर अधिक विवरण नहीं दिया गया है। इस अस्पष्टता के कारण कार्यान्वयन में प्रभावशीलता की कमी हो सकती है। निर्देशक तत्वों की आलोचना का निष्कर्ष। निर्देशक तत्व भारतीय संविधान में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, लेकिन उनके कानूनी बाध्यता के अभाव के कारण इनका वास्तविक प्रभाव सीमित रह गया है। आलोचना के बावजूद यह मानना भी आवश्यक है कि निर्देशक तत्व हमारे संविधान के नैतिक आदर्श हैं और समाज के समग्र कल्याण का लक्ष्य रखते हैं। वे राज्य को यह याद दिलाते हैं कि उसे केवल कानून व्यवस्था ही नहीं, बल्कि नागरिकों के कल्याण का भी ध्यान रखना है। यह स्पष्ट है कि निर्देशक तत्व कानूनी बाध्यता न होने के बावजूद एक आदर्श स्थापित करते हैं। ये सरकार के लिए एक दिशा सूचक की तरह हैं, जो उसे समाज को संपूर्ण रूप से विकसित करने की राह पर ले जाते हैं। अब हम निर्देशक तत्वों की उपयोगिता पर चर्चा करेंगे। यद्यपि निर्देशक तत्व कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं हैं, फिर भी ये भारतीय लोकतंत्र में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये तत्व केवल सरकार के लिए एक मार्गदर्शन ही नहीं है, बल्कि हमारे संविधान के नैतिक और सामाजिक आदर्श भी स्थापित करते हैं। निर्देशक तत्वों की उपयोगिता को समझने के लिए हम यह देखेंगे कि ये तत्व समाज में किस प्रकार से प्रभाव डालते हैं और किस तरह ये राज्य के विकास की दिशा को प्रभावित करते हैं। निर्देशक तत्वों की प्रमुख उपयोगिताएं। 8. समाज में न्याय और समानता का आदर्श। निर्देशक तत्व समाज में न्याय और समानता की स्थापना का एक महत्वपूर्ण साधन है। संविधान निर्माताओं ने इन्हें इसीलिए जोड़ा ताकि भारत में केवल कानूनी व्यवस्था ही नहीं, बल्कि एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था भी बनाई जा सके जो समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे पर आधारित हो। राज्य को निर्देश दिए गए हैं कि वह ऐसी नीतियां बनाए
जिनसे समाज के हर वर्ग को बराबरी का मौका मिले, और यही आदर्श समाज में सामाजिक आर्थिक समानता का आधार बनता है। 2. सरकार के लिए नीतिगत मार्गदर्शन। निर्देशक तत्वों के माध्यम से सरकार को ऐसे नीतिगत दिशा निर्देश दिए जाते हैं जो उसे कल्याणकारी राज्य की दिशा में कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। ये तत्व यह सुनिश्चित करते हैं कि सरकार केवल अपने राजनीतिक लाभ के लिए ही कार्य न करे, बल्कि समाज के सभी वर्गों के हित को ध्यान में नहीं को ध्यान में रखते हुए नीतियां बनाए। उदाहरण के लिए, शिक्षा का अधिकार, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं और पर्यावरण संरक्षण जैसे मुद्दों पर नीति बनाते समय राज्य निर्देशक तत्वों को मार्गदर्शन के रूप में ले सकता है। 3. राजनीतिक और सामाजिक सुधारों की प्रेरणा। निर्देशक तत्व न केवल सरकार बल्कि जनता को भी यह प्रेरणा देते हैं कि वे समाज में सुधार और कल्याण के लिए कार्य करें। जब जनता अपने संवैधानिक अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक होती है, तो वह समाज में सुधार लाने में सक्रिय रूप से भाग लेती है। निर्देशक तत्व समाज को जागरूक करते हैं और राज्य और जनता दोनों को उनके सामाजिक दायित्व का एहसास दिलाते हैं। 4. विधायिका का और न्यायपालिका के लिए संदर्भ बिंदु। कई बार जब कानून निर्माण या किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर निर्णय की आवश्यकता होती है, तो निर्देशक तत्व विधायिका और न्यायपालिका के लिए संदर्भ के रूप में कार्य करते हैं। न्यायपालिका ने कई बार अपने निर्णयों में निर्देशक तत्वों का हवाला देकर नीतियों को संविधान के अनुरूप बनाने की दिशा में कार्य किया है। उदाहरण के लिए, पर्यावरण संरक्षण या सामाजिक न्याय के मुद्दों पर कई फैसलों में न्यायपालिका ने निर्देशक तत्वों को आधार बनाया है। 5. समाज में कल्याणकारी भावना का संचार। निर्देशक तत्व भारतीय संविधान की कल्याणकारी भावना का प्रतीक हैं। ये तत्व यह सुनिश्चित करते हैं कि राज्य केवल राजनीतिक या आर्थिक उद्देश्य तक सीमित न रहे, बल्कि उसका ध्यान समाज के कमजोर और पिछड़े वर्गों की ओर भी हो। उदाहरण के लिए, गरीबों, महिलाओं, बच्चों और वृद्धों की सुरक्षा और उन्नति के लिए राज्य को विशेष रूप से संवेदनशील बनाना निर्देशक तत्वों का उद्देश्य है। आप सुन रहे हैं ई-ऑडियो FM, ज्ञान का नया ठिकाना। हमारे साथ बने रहें। 6. राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बढ़ावा। निर्देशक तत्वों में कई ऐसी नीतियां शामिल हैं जो समाज में राष्ट्रीय एकता और अखंडता को प्रोत्साहित करती हैं। समान नागरिक संहिता, ग्राम पंचायतों का विकास और कमजोर वर्गों की उन्नति जैसे सिद्धांत देश के भीतर सामाजिक समरसता और एकता को बनाए रखने में सहायक हैं। जब राज्य इन तत्वों के आधार पर कार्य करता है, तो वह नागरिकों को एकता और भाईचारे का संदेश देता है, जो एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण करता है। निर्देशक तत्वों की वास्तविक उपयोगिता का निष्कर्ष यह सही है कि निर्देशक तत्व कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, लेकिन इनके नैतिक महत्व और समाज पर इनके प्रभाव को नकारा नहीं जा सकता। ये तत्व भारतीय राज्य को यह याद दिलाते हैं कि वह केवल शासन की भूमिका निभाने तक सीमित नहीं है, बल्कि उसे समाज को सशक्त, साक्षर और कल्याणकारी बनाने का भी उत्तरदायित्व है। निर्देशक तत्व सरकार को सामाजिक सुधार और आर्थिक विकास की दिशा में प्रेरित करते हैं और समाज में एक सकारात्मक बदलाव का आधार बनते हैं। अब हम मूल अधिकारों और निर्देशक तत्वों के बीच टकराव पर चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान में मूल अधिकार और निर्देशक तत्व दोनों शामिल हैं, लेकिन कई बार इन दोनों के उद्देश्य और कार्यान्वयन में अंतर के कारण इनके बीच टकराव उत्पन्न हो जाता है। जबकि मूल अधिकारों का उद्देश्य व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सुरक्षा सुनिश्चित करना है, निर्देशक तत्व समाज के कल्याण और व्यापक हित की बात करते हैं। इस तरह कुछ स्थितियों में राज्य को एक ऐसा संतुलन बनाना पड़ता है जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करते हुए समाज के कल्याण के लिए नीतियां लागू कर सके। आइए इस टकराव को अधिक विस्तार से समझते हैं। मूल अधिकारों और निर्देशक तत्वों के बीच प्रमुख टकराव। 1. व्यक्तिगत स्वतंत्रता बनाम सामाजिक कल्याण। मूल अधिकार मुख्यतः व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देते हैं। उदाहरण के लिए, अनुच्छेद 19A के अंतर्गत सभी नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। वहीं निर्देशक तत्व राज्य से यह अपेक्षा करते हैं कि वह समाज के व्यापक हित के लिए कार्य करे, जैसे सामाजिक और आर्थिक सुधारों को लागू करना। कई बार ये सुधार व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर कुछ हद तक प्रतिबंध लगाते हैं,
जिससे टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए, शराबबंदी नीति या वेश्यावृत्ति पर रोक लगाने जैसे सामाजिक सुधार व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर अंकुश लगा सकते हैं। 2. समान नागरिक संहिता का मामला। अनुच्छेद 44 के तहत समान नागरिक संहिता को एक निर्देशक तत्व के रूप में रखा गया है, जिसका उद्देश्य देश में सभी नागरिकों के लिए समान कानूनों का प्रावधान करना है। हालांकि भारत जैसे विविधता वाले समाज में विभिन्न धर्मों और समुदायों के अपने व्यक्तिगत कानून होते हैं, जो कि उनके मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार समान नागरिक संहिता को लागू करना मूल अधिकारों के तहत धार्मिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 के अधिकार का हनन माना जा सकता है। 3. शिक्षा का अधिकार बनाम निजी संपत्ति का अधिकार। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत राज्य सभी बच्चों को निशुल्क शिक्षा प्रदान करने का उत्तरदायित्व रखता है। वहीं कुछ समय पहले तक निजी संपत्ति का अधिकार एक मूल अधिकार था। ऐसे में जब राज्य निशुल्क शिक्षा की सुविधा के लिए निजी संस्थानों से कुछ संसाधनों का उपयोग करने का प्रयास करता है, तो यह टकराव उत्पन्न करता है। हालांकि 14वें संशोधन के बाद संपत्ति का अधिकार अब एक कानूनी अधिकार है, फिर भी शिक्षा के विस्तार के लिए राज्य को कई बार निजी संसाधनों का उपयोग करना पड़ता है, जिससे मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। 4. पर्यावरण संरक्षण बनाम औद्योगिक विकास। निर्देशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 28 में राज्य से पर्यावरण संरक्षण की अपेक्षा की गई है। दूसरी ओर व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अंतर्गत कुछ अधिकार औद्योगिक विकास और व्यवसाय की स्वतंत्रता की गारंटी देते हैं। औद्योगिक विकास में पर्यावरण को नुकसान पहुंचने की संभावना होती है, जिससे पर्यावरण संरक्षण और औद्योगिक विकास के बीच टकराव उत्पन्न हो सकता है। कई बार पर्यावरण सुरक्षा उपायों को लागू करने के कारण उद्योगों पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है, जिससे उनके व्यावसायिक अधिकार प्रभावित होते हैं। 5. सामाजिक और आर्थिक समानता बनाम संपत्ति का अधिकार। निर्देशक तत्वों के तहत राज्य से अपेक्षा की जाती है कि वह समाज में सामाजिक और आर्थिक समानता को बढ़ावा दे। उदाहरण के लिए, भूमि सुधार और गरीबों के लिए समता लाने की नीतियां। लेकिन संपत्ति का अधिकार व्यक्तिगत अधिकार के रूप में मान्यता प्राप्त है। जब राज्य भूमि सुधार के लिए संपत्ति का पुनर्वितरण करता है, तो यह संपत्ति के अधिकार का हनन माने जाने की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। इस प्रकार के कदमों से सामाजिक समानता की दिशा में प्रगति होती है, लेकिन संपत्ति का अधिकार प्रभावित होता है। मूल अधिकारों और निर्देशक तत्वों के बीच टकराव का समाधान। सर्वोच्च न्यायालय ने कई निर्णयों के माध्यम से यह स्पष्ट किया है कि मौलिक अधिकारों को प्राथमिकता दी जाएगी, लेकिन जहां संभव हो, निर्देशक तत्वों को भी कार्यान्वित करने के प्रयास किए जाने चाहिए। विशेष रूप से केशवानंद भारती केस 1973 में यह सिद्धांत स्थापित किया गया कि मौलिक अधिकार संविधान का आधार हैं और इनका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। हालांकि यह भी माना गया कि निर्देशक तत्व समाज के कल्याण के लिए अत्यंत आवश्यक हैं और इन्हें राज्य की नीतियों में यथासंभव सम्मिलित किया जाना चाहिए। निष्कर्ष: मूल अधिकार और निर्देशक तत्व दोनों भारतीय संविधान के अभिन्न अंग हैं। मूल अधिकार जहां व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करते हैं, वहीं निर्देशक तत्व समाज के व्यापक हित के लिए कार्य करते हैं। इनके बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, लेकिन राज्य के लिए यह आवश्यक है कि वह दोनों के बीच संतुलन बनाए रखे ताकि एक सशक्त और कल्याणकारी समाज का निर्माण हो सके। अब हम निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन पर ध्यान देंगे। भारतीय संविधान में दिए गए निर्देशक तत्वों का उद्देश्य सिर्फ सरकार को निर्देश देना नहीं है, बल्कि इन्हें लागू करना भी सरकार का एक महत्वपूर्ण कर्तव्य है। हालांकि इन तत्वों को लागू करने की कानूनी बाध्यता नहीं है, फिर भी इन्हें सामाजिक और आर्थिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए जरूरी समझा गया है। इस वजह से हमारे देश की कई सरकारों ने अलग अलग समय पर निर्देशक तत्वों को व्यवहार में लाने के लिए कदम उठाए हैं। आइए यह जानने का प्रयास करें कि भारतीय लोकतंत्र में निर्देशक तत्वों का किस तरह से क्रियान्वयन किया गया है और किस प्रकार ये हमारी जीवन शैली का हिस्सा बने हैं। निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन के मुख्य उदाहरण। 1. शिक्षा का अधिकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 के तहत सरकार से यह अपेक्षा की गई थी कि वह 14 साल तक की आयु के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगी। इस निर्देशक तत्व को गंभीरता से लेते हुए सरकार ने 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू किया, जो अब अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार बन चुका है।
इस कदम ने देश के बच्चों को न केवल शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दिया, बल्कि गरीबी और अशिक्षा की जंजीरों को तोड़ने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 2. ग्राम पंचायतों का विकास। ग्रामीण भारत में लोकतंत्र को सशक्त बनाने के उद्देश्य से अनुच्छेद 40 के तहत ग्राम पंचायतों को बढ़ावा देने का प्रावधान रखा गया। इसके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए 73वां संवैधानिक संशोधन 1992 में लाया गया। इस संशोधन के बाद ग्राम पंचायतें और नगरपालिकाएं संवैधानिक संस्थाएं बन गईं और इन्हें स्थानीय स्वशासन में अधिक अधिकार मिले। इसका सीधा प्रभाव ग्रामीण विकास और लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने पर पड़ा। 3. सामाजिक और आर्थिक समानता। समाज के कमजोर वर्गों जैसे कि अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए सरकार ने कई योजनाएं और नीतियां लागू की हैं, जैसे अनुसूचित जाति, जनजाति के लिए आरक्षण प्रणाली, जो शिक्षा और रोजगार में समान अवसर प्रदान करती है। इसके अलावा मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जैसी योजनाएं भी निर्देशक तत्वों के उद्देश्यों को पूरा करती हैं, क्योंकि ये सामाजिक सुरक्षा और रोजगार का अधिकार प्रदान करती हैं। 4. पर्यावरण संरक्षण। संविधान के अनुच्छेद 48A में राज्य को निर्देश दिया गया है कि वह पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीवन की सुरक्षा के लिए कदम उठाए। इस दिशा में सरकार ने कई कदम उठाए हैं, जैसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जल संरक्षण कानून और प्लास्टिक प्रदूषण पर नियंत्रण। इसके अतिरिक्त वनों के संरक्षण के लिए विशेष अभियान चलाए गए हैं। इससे हमारे पर्यावरण को सुरक्षित रखने और अगली पीढ़ियों को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने में सहायता मिली है। 5. स्वास्थ्य और पोषण। अनुच्छेद 43 के तहत राज्य को जन स्वास्थ्य के सुधार और पोषण के स्तर को बढ़ाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस निर्देशक तत्व को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कई योजनाएं शुरू की, जैसे आयुष्मान भारत योजना, जिसमें गरीब परिवारों को स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराई जाती हैं। इसके अलावा मिड डे मील जैसी योजनाएं भी बच्चों को पौष्टिक भोजन प्रदान करती हैं। ये प्रयास देश में स्वास्थ्य सेवा और पोषण की स्थिति को सुधारने में सहायक सिद्ध हुए हैं। श्रमिक कल्याण। संविधान के अनुच्छेद 19 में राज्य से अपेक्षा की गई है कि वह श्रमिकों की सुरक्षा और उनके कार्यक्षेत्र में अच्छे हालात सुनिश्चित करे। इसे लागू करने के लिए सरकार ने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, बाल श्रम निषेध अधिनियम और श्रमिकों की सुरक्षा के लिए कई अन्य नीतियां बनाई हैं। इसके माध्यम से श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा और उनके जीवन स्तर में सुधार हुआ है, जिससे सामाजिक और आर्थिक समानता को बढ़ावा मिला है। निष्कर्ष। निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन यह सिद्ध करता है कि भले ही ये तत्व कानूनी रूप से बाध्यकारी न हों, फिर भी सरकार इन्हें गंभीरता से लेती है और इन्हें लागू करने के लिए लगातार प्रयासरत रहती है। निर्देशक तत्व हमारी समाज व्यवस्था को सही दिशा में चलाने के लिए आवश्यक सिद्धांतों की तरह काम करते हैं, और जब राज्य इन्हें अपने नीतिगत निर्णयों में शामिल करता है तो यह देश के विकास और कल्याणकारी राज्य के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देता है। अब हम भाग 4 से बाहर के निर्देशक तत्वों को समझते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, हमारे संविधान में अधिकतर निर्देशक तत्व भाग 4 में शामिल हैं, लेकिन कुछ ऐसे महत्वपूर्ण तत्व भी हैं जो संविधान के अन्य भागों में आते हैं और राज्य के लिए विशेष निर्देश प्रस्तुत करते हैं। इन तत्वों का उद्देश्य समाज में संतुलन बनाए रखना और नागरिकों के कल्याण के लिए दिशा निर्देश प्रदान करना है। भाग 4 से बाहर के निर्देशक तत्व देश की विकासशील आवश्यकताओं और नई चुनौतियों का समाधान करने के लिए जोड़े गए हैं। इन तत्वों में शामिल प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं। 1. अनुच्छेद 330 अनुसूचित जाति और जनजाति के हितों का ध्यान। अनुच्छेद 335 कहता है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए सरकारी सेवाओं और पदों में विशेष प्रावधान होंगे, लेकिन यह भी आवश्यक है कि दक्षता का स्तर प्रभावित न हो। यह प्रावधान अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को रोजगार में अवसर प्रदान करके उनके सामाजिक और आर्थिक उत्थान का मार्ग प्रशस्त करता है, लेकिन इस बात पर भी जोर देता है कि सरकारी सेवाओं में योग्यता का मानदंड कायम रहना चाहिए। 2. अनुच्छेद 306A भाषाई अल्पसंख्यकों के शैक्षिक अधिकार। संविधान का अनुच्छेद 306A राज्य से अपेक्षा करता है कि वह भाषाई अल्पसंख्यकों के बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करने की व्यवस्था करे।
इस प्रावधान का उद्देश्य भारत की सांस्कृतिक विविधता को बनाए रखना और भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित करने में सहायता करना है। इस तत्व के माध्यम से हमारी शिक्षा प्रणाली में सभी समुदायों के लिए समान अवसर प्रदान करने का प्रयास किया गया है। 3. अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा का विकास। अनुच्छेद 3 आसाना हिंदी भाषा को देश की प्रमुख भाषा के रूप में बढ़ावा देने का निर्देश देता है। इसका उद्देश्य यह है कि हिंदी का विकास इस प्रकार किया जाए कि यह भारत की सभी भाषाओं को अपने में समाहित कर सके। यह प्रावधान हिंदी भाषा के विकास के साथ साथ भाषाई एकता को बढ़ावा देने का प्रयास करता है, ताकि एक राष्ट्रीय पहचान को मजबूत किया जा सके। हालांकि इसका मतलब यह नहीं कि अन्य भाषाओं को कमतर समझा जाए, बल्कि सभी भारतीय भाषाओं को एक साथ लाने की कोशिश है। 4. अनुच्छेद 304 अंतर्राज्यीय व्यापार की स्वतंत्रता और संरक्षण। संविधान के अनुच्छेद 301 से 304 में अंतर्राज्यीय व्यापार की स्वतंत्रता को संरक्षित करने का प्रावधान है। इसके तहत राज्य के भीतर और राज्यों के बीच व्यापार के लिए बाधाओं को कम किया जाता है, ताकि आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिले और राष्ट्र की आर्थिक एकता बनी रहे। यह प्रावधान संघीय ढांचे के अंतर्गत व्यापार को सुगम बनाने का कार्य करता है और सभी राज्यों के लिए एक समान आर्थिक प्रणाली सुनिश्चित करता है। भाग 4 से बाहर के निर्देशक तत्वों का महत्व। भाग 4 से बाहर के निर्देशक तत्व संविधान की लचीलापन क्षमता को दर्शाते हैं। जैसे जैसे देश में नए सामाजिक और आर्थिक मुद्दे उत्पन्न होते हैं, वैसे वैसे संविधान में नए निर्देशों को शामिल किया गया है। इन प्रावधानों का उद्देश्य संविधान की बुनियादी आत्मा को बनाए रखते हुए बदलते समय के साथ तालमेल बिठाना है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि भारतीय संविधान न केवल वर्तमान बल्कि भविष्य की जरूरतों को भी ध्यान में रखते हुए लोगों के कल्याण के लिए कार्य करता रहे। नीति निर्देशक तत्वों का भारतीय लोकतंत्र में महत्व। नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के मूलभूत उद्देश्य को स्थापित करते हैं। यह भारतीय लोकतंत्र के समाजवादी और कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना को प्रकट करते हैं, जिसमें समाज के हर वर्ग को समान अवसर मिलते हैं। इन तत्वों का महत्व इस बात में निहित है कि ये सरकारों के लिए मार्गदर्शन का काम करते हैं, ताकि नीति निर्माण में समाज के सभी वर्गों के हितों का ध्यान रखा जा सके। नीति निर्देशक तत्व देश को एक आदर्श समाज की ओर ले जाने की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। ये तत्व राज्य को प्रेरित करते हैं कि वह सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर न्याय और समानता की स्थापना करे, जिससे हर नागरिक की गरिमा सुरक्षित रहे। इनके माध्यम से भारतीय लोकतंत्र में न केवल व्यक्तिगत स्वतंत्रता बल्कि सामूहिक कल्याण और सामाजिक न्याय का मार्ग भी प्रशस्त होता है। राज्य के उद्देश्यों को प्राप्त करने में नीति निर्देशक तत्वों की दीर्घकालीन भूमिका। नीति निर्देशक तत्व राज्य को दीर्घकालीन उद्देश्यों की ओर प्रेरित करते हैं। भले ही इन्हें न्यायालय में लागू नहीं किया जा सकता, परंतु ये राज्य को उन आदर्शों की ओर ले जाते हैं जो देश की प्रगति और जनता के कल्याण के लिए आवश्यक हैं। इन तत्वों में हर नागरिक को शिक्षा, स्वास्थ्य, समानता और आर्थिक सुरक्षा देने की प्रेरणा है। इन आदर्शों पर चलते हुए राज्य गरीबों, कमजोर वर्गों और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए प्रयासरत रह सकता है। उदाहरण के लिए, सभी के लिए शिक्षा की दिशा में काम करने से देश को दीर्घकाल में आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाया जा सकता है। इसी प्रकार नीति निर्देशक तत्व राज्य को सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को दूर करने की प्रेरणा देते हैं। इन तत्वों की दीर्घकालीन भूमिका यह सुनिश्चित करती है कि भारतीय लोकतंत्र का हर सरकार और नीति पर सकारात्मक प्रभाव बना रहे। जब भी किसी सरकार की नीति बनती है, नीति निर्देशक तत्व उसे यह सोचने के लिए प्रेरित करते हैं कि इस नीति से समाज में स्थायी बदलाव कैसे लाया जा सकता है। इस प्रकार नीति निर्देशक तत्व हमारे लोकतंत्र के लिए एक दूरदर्शी आधार का निर्माण करते हैं। अंत में, नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के एक अद्वितीय पहलू हैं। ये तत्व भले ही न्यायालय में बाध्यकारी न हों, लेकिन हमारे देश को एक आदर्श समाज की दिशा में ले जाने में उनकी भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये राज्य को एक जिम्मेदारी के रूप में यह याद दिलाते हैं कि देश की प्रगति और विकास तभी संभव है जब समाज के हर नागरिक को न्याय, समानता और स्वतंत्रता का लाभ मिले।
नीति निर्देशक तत्व हमारे लोकतंत्र की दिशा और उद्देश्य को सही मायनों में प्रकट करते हैं और इसे सामाजिक न्याय की एक सशक्त नींव प्रदान करते हैं।